चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन है, लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, लिंग किसी भी पर्यावरणीय कारक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, लिंग का निर्धारण तापमान द्वारा होता है, या फिर लिंग का निर्धारण जीनों द्वारा होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। जो घोंघा होता है ये कैसा जीव होता है? तो ये उभयलिंगी होते हैं। घोंघे कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। घोंघे उभयलिंगी जीव होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सभी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु और अंडों का जो उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इस वजह से अपना लिंग बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर, लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। जिसके साथ ये लिंग बदलना चाहे ये बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? वापस से देखो, क्वेश्चन दे दिया वही, शार्क, सर्प, सैल्मन या फिर घोंघा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घोंघा का जो लिंग होता है वो आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ये किसी के साथ भी लिंग परिवर्तन कर सकता है। फिर आगे चलो, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? फिर देखो वापस से देखो, कितने 3 क्वेश्चन आ चुके। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी 30/8/22 में आया है, फिर ग्रुप डी 18/9/22 में, फिर 17/8/22 में, वही सेम क्वेश्चन। तो राइट आंसर वापस से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घोंघा। आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण किसी में नहीं होता, घोंघा में। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? मछली, सर्प, मेंढक या फिर घोंघा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? घोंघा, एंटीडोन, ऑक्टोपस या फिर केटन। तो मोलस्का संघ से कौन सा मतलब जो जीव है वो संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एंटीडोन। एंटीडोन है जो मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों मोलस्का संघ से संबंधित होते हैं। घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया और केटन, तीनों मोलस्का से संबंधित होते हैं। अब देखो ये किसका है? जो एंटीडोन होता है। एंटीडोन किस संघ से आता है? ये इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? कॉकरोच, घोंघा, केंचुआ या फिर स्टार मछली। तो मोलस्का संघ से कौन सा जीव संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, घोंघा। पिछले में क्या था? घोंघा से संबंधित नहीं है। तो अब क्या है? घोंघा से कौन सा संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घोंघा। जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच किससे संबंधित? आर्थ्रोपोडा से। केंचुआ किससे संबंधित? एनिलिडा से। स्टार मछली, स्टार मछली किससे संबंधित? इकाइनोडर्मेटा। आई बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी या फिर काला। तो जो ऑक्टोपस होता है ये कौन से संघ में आता है? तो ये मोलस्का संघ में आता है। इसका जो खून का रंग होगा वो कैसा होगा?
नीला। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होगा? नीला होगा। अब इसमें देखिए, जो हीमोसाइनिन होता है, क्या होता है इसमें? वर्णक हीमोसाइनिन होता है। तो हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से इसका जो रंग है वो क्या होता है? नीला होता है। इसके कारण रंग नीला होता है हीमोसाइनिन की वजह से। धातु कौन सी पाई जाती है इसमें? तो हीमोसाइनिन होता है, इसमें धातु पाई जाती है कॉपर। कॉपर धातु इसमें पाई जाती है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? प्लेनेरिया, स्नेल, एस्केरिस या फिर नेरिस। तो लिंग कौन सा बदल सकता है अपना? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्नेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो अपना लिंग परिवर्तन कौन कौन कर सकता है? तो क्लोन फिश हो गया, क्लोन फिश। फिर दूसरा हो गया हमारा रेसेस। ये जीवों के नाम है भाई। रेसेस हो गया, मोरे, इल्स, गोबीज और कोरल रीफ मछलियां, कोरल रीफ मछलियां, स्नेल आएगा इसमें आंसर, इत्यादि अपना जो लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। चलो आगे। एक कर्णसीपी क्या है? एक बड़ा सितारा, एक छोटा लड़ाकू विमान, एक भूमिगत शहर या एक बक्षणीय समुद्री घोंगा। तो जो कर्णसीपी होता है वो होता है एक बक्षणीय समुद्री घोंगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव कौन से होते हैं? इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा या फिर मोलस्का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं वो मुक्त जीवन जीने वाले समुद्री जीव होते हैं। नेक्स्ट चलो। अब इसमें देखो, पिछले वाले में उदाहरण लिख लो एक दो। इकाइनोडर्मेटा में क्या हो गया? जैसे स्टारफिश, स्टारफिश हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, जेली फिश हो गई, जेली फिश, केटल फिश, ये सब किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? मोलस्का का उदाहरण कौन सा नहीं है? सतपाद, सीपी, ऑक्टोपस या फिर घोंगा। तो जो तीन है ऑक्टोपस, सीपी और घोंगा, ये तीनों तो मोलस्का के हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सतपाद। सतपाद मोलस्का संघ का जीव नहीं है। अब सतपाद है वो किसका हो जाएगा? इसका नहीं होगा तो ये हो जाएगा ऑर्थोपोडा का, ऑर्थोपोडा संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग पूछा है, कौन सा है? श्रृंग ग्रंथियां, मालपीगियन नलिकाएं, नेफ्रिडिया या फिर श्वास नली। तो उत्सर्जन अंग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मालपीगियन नलिकाएं। जो तिलचट्टे और अन्य कीट होते हैं उनका उत्सर्जन अंग होता है।
जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? अभी पहले आया था, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का या फिर निमेटोडा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, नेमेटोडा। राइट आंसर वापस से ऑप्शन नंबर सी, मुक्त जीवन जीने वाले समुद्री जीव इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी होते हैं। नेक्स्ट चलिए, जल संवहनी प्रणाली रिक्त स्थान में पाई जाती है? समुद्री कीड़ा, समुद्री फूल, समुद्री पिच्चक या फिर अश्वमीन। तो जल संवहनी प्रणाली यानी जल का संवहन करने वाली प्रणाली किसमें पाई जाती है? समुद्री खीरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, समुद्री खीरा में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। और ये किसमें आता है? ये इकाइनोडर्मेटा संघ में। चलो आगे, स्टारफिश रिक्त स्थान समूह से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, ओरिफेरा, निमेटोडा। अभी बता दिया मैंने, क्या हो जाएगा स्टारफिश का? अभी उदाहरण बताए थे मैंने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा। समुद्र स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है। कौन से संघ के प्राणी समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है? निमेटोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को शूलचर्मी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी मुक्त जीवन जीते हैं। नेक्स्ट चलिए, रिक्त स्थान केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? जेलीफिश, सिल्वरफिश, डॉगफिश, स्टारफिश। तो जो समुद्र में पाई जाने वाली मछली है वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, स्टारफिश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इन चारों में से स्टारफिश है वो कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। बाकी की तीनों कहोगे कि सर ये भी तो समुद्र में पाई जाती है, तो ये तीनों जो है समुद्र के अलावा ताजे जल में भी पाई जाती है। देख लीजिए, समुद्री जल के अलावा ताजे जल में भी पाई जाती है। लेकिन जो स्टारफिश है ये केवल समुद्री जल में ही पाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो कशेरुकी की विशेषता कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। पृष्ठरज्जु, व्यासीय सममिति, आंतरिक कंकाल, द्विविभागीय सममिति। तो जो कशेरुकी होते हैं उनकी विशेषता क्या नहीं है? पृष्ठ रज्जु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नहीं देखो, कशेरुकी की विशेषता नहीं है पूछा, ये पृष्ठ रज्जु तो कशेरुकी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यासीय सममिति। जो व्यासीय सममिति है ये कशेरुकी में नहीं पाया जाता है। कशेरुकी की जो विशेषता है वो नहीं है। पृष्ठ रज्जु तो कशेरुकी में पाया जाता है। तो व्यासीय जो सममिति है ये किसमें पाई जाती है? तो ये तो इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो प्राणी हैं उनमें पाया जाता है व्यासीय सममिति। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो कशेरुकी जीव कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। केंचुआ, छिपकली, मछली या फिर मेंढक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ जो है वो कशेरुकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी यानी कॉर्डेटा रिक्त स्थान। तो कथन क्या क्या है? कथन देखिए आप, सभी रज्जुकी में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, या फिर सभी रज्जुकी में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सभी रज्जुकी में सिलोमेर होते हैं, सभी रज्जुकी में मेरुदंड होता है। ये चार कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको
गलत कथन छांटना है तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो रज्जु की यानी कोर्डेटा है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कथन क्या है? कथन तो ये गलत है, आंसर ये सही है। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? कशेरुकी की विशेषता कौन सी नहीं है वो पूछा है। उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है, ये कथन सही है। वे त्रिस्तरीय यानी ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, तो ये कथन भी सही है। वे सिलोमेट होते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वे असममित होते हैं, तो ये कथन क्या है? गलत कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो 3 कोष्ठीय हृदय किसमें होता है? मछली, पक्षी, मेंढक या फिर मनुष्य। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। जो मेंढक होता है, मेंढक में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। अब देखो 3 कोष्ठीय में क्या क्या हो जाते हैं? तो दो जो कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? आलिंद। और एक कोष्ठ जो होता है वो क्या कहलाता है? निलय कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखो जो जितने भी उभयचर या सरीसृप होते हैं, उभयचर या सरीसृप। उभयचर का मतलब तो है जो जल और जमीन दोनों पर रहते हो, और सरीसृप का मतलब है रेंग कर चलने वाला। तो इन सभी में 3 कक्षीय या 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब जो मगरमच्छ होता है, तो मगरमच्छ भी क्या है? उभयचर की गिनती में आता है, लेकिन ये क्या है? एक अपवाद है। लिख लेना, मगरमच्छ अपवाद है। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है या 4 कोष्ठीय होता है। आई बात समझ में? चलें आगे। मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने रिक्त स्थान से भी श्वसन कर सकते हैं। श्वास प्रणाल, श्वास रंध्रों से, क्लोम से, या फिर आद्र और श्लेष्मी त्वचा से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो मेंढक 3 तरीके से श्वसन कर सकता है, या 3 श्वसन प्रणालियां इसमें पाई जाती है। एक तो है फेफड़ों द्वारा, फिर दूसरा है मुख ग्रसनीय श्वसन, मुख ग्रसनीय श्वसन, और तीसरा है त्वचा में पाए जाने वाले टेडपोल, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोम के द्वारा। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिक्त स्थान में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। सर्पों में, मछलियों में, मेढकों में, गरुड़ों में। तो दोहरा परिसंचरण किस में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। जबकि जो स्तनधारी और पक्षी होते हैं
स्तनधारियों व पक्षियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। जो दोहरे परिसंचरण वाले जीव होते हैं उनका हृदय चार कक्षीय होता है। आई बात समझ में? हाँ, इसमें क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, एक परिसंचरण से तो अशुद्ध रक्त आता है और दूसरे से शुद्ध रक्त जाता है, तो ऐसे दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न विकल्पों में से तीन कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। बाघ, कबूतर, मछली या फिर सैलामेंडर। तो तीन कक्षीय हृदय वाला जीव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सैलामेंडर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब जो देखो सैलामेंडर होता है, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का उभयचर और सरीसृप के उसमें आता है ये, तो इसमें तीन कक्ष वाला हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? टोड, कबूतर, बिल्ली और कछुआ। तो जो उभयचर श्रेणी में जो आता है वो आता है टोड। ऑप्शन नंबर ए, टोड जो है उभयचर श्रेणी में आता है। कछुआ उभयचर श्रेणी में नहीं आता। अब कछुआ सरीसृप इसमें उभयचर में क्यों नहीं आता है? तो जो उभयचर की जो व्याख्या की गई थी तो बताया गया था कि जो एक तो जल में रहने वाले यानी मत्स्य एवं सरीसृप, मत्स्य एवं सरीसृप, इन दोनों के जो बीच का वर्ग है या बीच की श्रेणी है वही किसमें आता है? उभयचर में आता है। अब मत्स्य तो है जो जल में रहने वाले और सरीसृप है रेंग के चलने वाले, तो कछुआ इसी वजह से नहीं आता क्योंकि कछुआ जल में तो रहता है लेकिन रेंग कर नहीं चलता, इसलिए कछुआ सरीसृप श्रेणी उभयचर श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? राना टिग्रीना, टोड, सालामेंडर या फिर हाइला। तो ट्री फ्रॉग के नाम से किसे जाना जाता है? हाइला के नाम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो राना टिग्रीना है, ये क्या है? राना टिग्रीना एशियाई मेंढक, एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम दिया गया है राना टिग्रीना। और ट्री फ्रॉग किसे कहा जाता है? हाइला को कहा जाता है। जो ट्री, अब एक चीज और देखो, ट्री फ्रॉग का एक बहुत ही अच्छा वो कि ये जो ट्री फ्रॉग होते हैं ये पेड़ के रंग के अनुरूप अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। जैसा पेड़ का रंग होगा वैसा ही ये अपनी त्वचा को बना लेंगे, जिससे कि ये कीड़े मकोड़ों को आसानी से नजर में नहीं आ सके। नेक्स्ट, राना टिग्रीना, आगे देखो क्वेश्चन, किस नाम से या किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? भेड़िया, एशियाई मेंढक, बाघ या फिर तेंदुआ। तो राना टिग्रीना भी बता दिया मैंने, राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एशियाई मेंढक। एशियाई मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है वही क्या है? राना टिग्रीना। अब देखो भेड़िया है, भेड़िया का रासायनिक क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम केनिस ल्यूपस। भेड़िए का सॉरी वैज्ञानिक नाम केनिस ल्यूपस। बाघ का रासायनिक नाम हो, ये फिर वापस से बार बार कंफ्यूज कर रहा हूं, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा
टाइग्रिस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्स। तो आई बात समझ में? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में रिक्त स्थान होता है। एक कक्षीय हृदय, तीन कक्षीय हृदय, दो कक्षीय हृदय, चार कक्षीय हृदय। तो जो उभयचर और अधिकांश सरीसृप होते हैं उनमें कैसा हृदय होता है? तीन कक्ष वाला, तीन कक्षीय हृदय। दो कक्ष तो कौन से होते हैं? आलिंद के और एक निलय का। दो कक्ष आलिंद, एक कक्ष निलय। तो तीन कक्षीय हृदय होता है। चलो आगे। रिक्त स्थान में तीन कक्षीय हृदय होता है। उभयचर, पक्षी, मछली, सरीसृप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उभयचर। उभयचर में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट, उभयचर में रिक्त स्थान ऑप्शन है सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो जो उभयचर होते हैं, उभयचर में क्या होता है? बिना पंखों वाली, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनकी जो त्वचा होती है वो ग्रंथि वाली होती है और बिना पंखों के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? किस वर्ग के प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? सरीसृप, मत्स्य, उभयचर, एबीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उभयचर। उभयचर में त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है और सल्कों की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। मत्स्य, सरीसृप, पक्षी, उभयचर। तो जो श्वसन क्रिया है वो गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा किसमें होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उभयचर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो उभयचर वर्ग के प्राणी हैं उनका श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? हाइला, मगरमच्छ, दादुर या फिर सैलामेंडर। तो अभी मैंने बताया था जो उभयचर है उनमें तीन कक्षीय हृदय होता है। लेकिन जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ का जो हृदय है वो चार कक्षीय होता है। तो यह एक अपवाद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ उभयचर नहीं है। मगरमच्छ किस प्रकार का जानवर है या जंतु है? ये सरीसृप, ये सरीसृप जानवर है या सरीसृप वर्ग का प्राणी होता है। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? स्तनधारी, पक्षी, उभयचर या फिर सरीसृप। कौन से वर्ग में जो तापमान है प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप में तापमान लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? ऑप्शन, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है, वह तापमान जिस पर अनिषेचित अंडा रखा होता है, वह तापमान जिस पर डिंब रखा होता है, वह तापमान जिस पर शुक्राणु रखा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है वही क्या करता है? संतति का लिंग निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छों के दिल में रिक्त स्थान होते हैं या होता है? 2 प्रकोष्ठ, 4 प्रकोष्ठ, 1 प्रकोष्ठ या फिर 6 प्रकोष्ठ। तो मगरमच्छों के जो हृदय होता है या दिल होता है उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट
आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणियों में कौन शामिल नहीं है वो बताना है। एरेक्निड, कीट, मोलस्क प्राणी, सरीसृप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सरीसृप हैं वो सरीसृप अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? पहला है अंडा, लार्वा, पूर्णक, प्यूपा। दूसरा पूर्णक, अंडा, लार्वा, प्यूपा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, पूर्णक, अंडा, प्यूपा, पूर्णक, लार्वा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो मच्छर का जीवन चक्र है उसको दर्शाने वाला, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक। ये 4 चरण में मगरमच्छ का मच्छर का जीवन चक्र पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग सरीसृप में रिक्त स्थान। जो सरीसृप है उस वर्ग में ये जो 4 कुछ विशेषताएं दी है, इनमें से जो सरीसृप की विशेषता है वो बतानी है। सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। बालों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो जो सरीसृप वर्ग होता है इसमें क्या होता है? सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलो, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? देख लो, वापस से वही क्वेश्चन आ गया। उभयचर, स्तनधारी, पक्षी वर्ग, सरीसृप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप वर्ग के जो जानवर हैं उनकी त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश सरीसृपों में एक रिक्त स्थान होता है। 4 कक्षीय हृदय, अपूर्ण 3 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, द्विकक्षीय हृदय। तो जो सरीसृप होते हैं उनमें क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। राइजोम प्राणी, जरायुज प्राणी, अंडज प्राणी, पुनर्जनन करने वाला प्राणी। तो अंडे देने वाला प्राणी कौन सा कहलाता है? अंडज प्राणी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? नवजात शिशु, नवजात, अंडे देने वाले, सितारा मछली। तो अंडज किसे कहा जाएगा? अंडे देने वाले को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडे देने वाला अंडज प्राणी या अंडज जानवर। चलो आगे, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? फिर वापस देखो, वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। एक कोशिकीय, जरायुज, समसूत्री, अंडज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंडज अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? कोडलिंग, गोसलिंग, फिंगरलिंग, हेचलिंग। तो जो मगरमच्छ का बच्चा होता है उसको कहा जाता है हेचलिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखो इसमें कोडलिंग, कोडलिंग किसे कहा जाता है? तो कीट के बच्चे को, कीट का बच्चा। फिंगरलिंग, फिंगरलिंग किसे कहा जाता है? छोटी मछली या फिर मछली का बच्चा, छोटी मछली क्या कहा जाता है? फिंगरलिंग। गोसलिंग, गोसलिंग किसे कहा जाता है? गोसलिंग कहा जाता है हंस के बच्चे को, हंस का बच्चा क्या कहलाता है? गोसलिंग कहलाता है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? कछुआ, मगरमच्छ, टोड या फिर सर्प। तो सरीसृप वर्ग से कौन सा जो जंतु है वो संबंधित नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो टोड होता है ये कौन सा होता है, उभयचर वर्ग से संबंधित होता है। आगे चलो। हाँ अब देखो क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का माप बताना है। 170 mm गुणा 130 mm, 170 m गुणा 130 m, 170 cm गुणा 130 cm, 170 म्यू एम गुणा 130 म्यू एम यानी माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 170 mm गुणा 130 mm। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल किसका होता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। मनुष्यों का, मछलियों का, गायों का या फिर पक्षियों का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। मछलियों का जो प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। अब फिर देखो, मनुष्यों का उत्सर्जी उत्पाद क्या कहलाता है, तो यूरिया। मनुष्यों का उत्सर्जी उत्पाद यूरिया कहलाता है। जबकि जो मछलियां और जो गायें होती है दोनों किसका उत्सर्जन करती है, ये अमोनिया का। अमोनिया का। आई बात समझ में। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। पीछे की तरफ उड़ने वाले पक्षी का नाम बताओ। पेंगुइन, हमिंग बर्ड, गोरैया, कठफोड़वा। तो पीछे की तरफ उड़ने वाला हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हमिंग बर्ड पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, जबकि और कोई सा ऐसा पक्षी नहीं है जो पीछे की तरफ उड़ सके। ये अपने पंखों को 180 डिग्री तक घुमा सकता है। अब देखो, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, वापस से वही क्वेश्चन आ गया। हमिंग बर्ड, कीवी, अल्ट्रा अल्बाट्रोस, बाज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमिंग बर्ड। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।